सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने जो हमारी कविता है कि वीरों का कैसा हो वसंत, उस कविता की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं और हम लोगों ने वहाँ तक किया था कि अ, अ, कि हिमालय पुकार कर पूछ रहा है, गरज गरज कर सागर भी पूछ रहा है, पूरब पश्चिम सभी दिशाओं ये पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। और चारों तरफ हरियाली, फूलों के सरसों के फूल खिले हुए हैं और धरती भी सज धज करके प्रसन्न हो रही है। परंतु जो वीर पुरुष हैं उसमें उनमें किसी भी तरह के दिलचस्पी नहीं है, बराबर। और वीर पुरुष भी वेश धारण करके वह मतलब कि यह बताना चाहते हैं कि वसंत कैसा होना चाहिए। और एक तरफ कहते हैं कि युद्ध की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ कोयल के तान मतलब कि कोयल के स्वर और सुनाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं। तो बच्चों, वहाँ तक हम लोगों ने किया था और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ से कि जो पंक्ति हमारी है, कहते अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग बतला अपने अनुभव, अनंत वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पर जो है कह दे अतीत, अतीत आने बीता हुआ और मौन आने चुप्पी, अब चुप्पी क्या करना है, त्याग आने छोड़ देना, अब चुप रहने का वक्त नहीं है, बराबर। तो और फिर कवित्री कह रही है कि लंका में आग क्यों लगी, यह अब बताना है, चुप रहने का मतलब कि वक्त नहीं है। अनेक कवित्री कहना चाहती है कि देशवासियों को युद्ध की सच्चाई का ज्ञात हो जाए, अतः अतीत को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए कहती हैं कि युद्ध क्यों होते हैं, उससे किसी का कभी भला नहीं हुआ है, बराबर। और जीतने वाले हारने वाले दोनों ही खाली हाथ रह जाते हैं। तो तुम भी बता दो कि तुमने बता दो कि हनुमान ने लंका में आग क्यों लगाई थी, बराबर। और ये सभी लोग रामायण से सभी लोग आप लोग भी वाकिफ हैं कि हनुमान ने लंका में आग क्यों लगाई थी, ये सभी को पता है। तो इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। फिर उसके बाद है कि एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बराबर, बतला अपने अनुभव, अनंत। अनंत आने जिसे कहते हैं कि जिसका कोई अंत ना हो, बराबर, कि जिसका कोई अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्या है बच्चों? कुरुक्षेत्र वह है कि महाभारत के अनुसार भरतवंश में जो उज्जैन में भरतवंश में राजकुरु ने जिस भूमि को बार बार जोता, किससे जोता, हल से जोता, वह स्थान कुरुक्षेत्र कहलाया। राजा कुरु को देवराज इंद्र ने वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर युद्ध करते हुए मरेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यही कारण है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। बच्चों, कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य का एक प्रमुख जिला और उसका मुख्यालय है। यहीं पर महाभारत की लड़ाई हुई थी। और बच्चों ध्यान देंगे, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी यही ज्योतिषर नामक स्थान पर दिया था। और आप लोगों को पता ही है कि यह क्षेत्र
बासमती चावल के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र कौरव और पांडव के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन के प्राप्ति के लिए लड़ा गया था, बराबर। तो ये हमारा रहा क्या, कुरुक्षेत्र, बराबर। तो हे कुरुक्षेत्र, तुम भी क्या करो, तुम भी जा करके बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, ताकि वह अपने अंत अनुभव को बताकर दुनिया को युद्ध के संकट से बचा सके, बराबर। तो आप लोगों को पता है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, बराबर। फिर जो नेक्स्ट जो लाइन है यहाँ पर देखते हैं, और दूसरी जो पंक्ति पैराग्राफ है यहाँ पर जो दिया गया है कि जो यहाँ पर है कि हल्दी घाटी के, बराबर क्या है, सॉरी, हाँ, हल्दी घाटी के शिलाखंड, ये दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, क्या है, सिंहगढ़ के प्रचंड राणा ताना का कर घमंड, जो जगह आज स्मृति ज्वलंत, बराबर। तो बच्चों यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हल्दी घाटी, बराबर, हल्दी घाटी के शिलाखंड, हल्दी घाटी, हल्दी यानी पीले रंग का, घाटी यानी जिसे कहते हैं कि किला, बराबर, कि हल्दी घाटी, हल्दी की तरह पीली जमीन या पीली मिट्टी, ओके। तो हल्दी घाटी के इतिहास में बच्चों महाराणा और अकबर के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान में एकलिंगजी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और कहा जाता है कि अरलावरी पर्वत माला में खमनेर एवं बलीचा गांव के मध्य एक पहाड़ी के पास यह उदयपुर से मतलब कि 40 किलोमीटर की दूरी पर जिसका नाम हल्दी घाटी पड़ा है, इसलिए क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है हल्दी जैसी पीली है, बराबर। तो बच्चों हल्दी घाटी का युद्ध जो है वह 18 जून यानी 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप के समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुधरों और मुगल सम्राट अकबरों के बीच में हुआ था, बराबर। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य के किस्से हर किसी के जुबान पर है। यह मध्यकालीन इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध है, जिसमें मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और मानसिंह के नेतृत्व वाली अकबर की विशाल सेना का आमना सामना हुआ, और बराबर आमना सामना हुआ। ये हमारा क्या है, हल्दी घाटी, बराबर। और फिर जब महाराणा प्रताप के राजा राणा का ताज पहनाया गया तो अकबर ने अपने कई दूतों को भेजा, जो महाराणा प्रताप के इस क्षेत्र में कई अन्य जो राजपूत नेताओं की तरह एवं जागीर बना दिया। तब महाराणा प्रताप ने अकबर को व्यक्तिगत रूप से मतलब कि उन्हें कहा कि तुम यह स्वीकार कर लो, मतलब रूप से उन्हें प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया, और फिर यह युद्ध होना संभव था, पर और लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास जो हल्दी घाटी है वहीं पर हुआ, ओके। फिर उसके बाद फिर आता है हल्दी घाटी के शिला ने जिसे कहते हैं कि पत्थर, और खंड ने जिसे कहते हैं कि उसके हिस्सा या टुकड़े, ओके, ये हुआ। फिर उसके बाद है ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, बराबर, और दुर्ग ने किला, बच्चों दुर्ग ने किला जिसे कहा जाता है, ओके, दुर्ग ने किला सिंहगढ़ के प्रचंड। सिंहगढ़ का मतलब हुआ कि जिसे कहते हैं कि सिंह का दुर्ग, बराबर, सिंह का दुर्ग। तो बच्चों जो सिंहगढ़ जो है
आप लोगों को भी शायद यह पता होगा कि सिंहगढ़ का जो इस किले का जो वास्तविक नाम पहले कोडाना हुआ करता था, परंतु शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया। इसके पीछे का राज क्या है पता है आपको? इसके पीछे का राज यह है कि बच्चों, कि इतिहासकारों की माने तो जिस समय यह युद्ध लड़ा जाना था, उस समय तानाजी मालुसरे अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहे थे। तानाजी मालुसरे और शिवाजी महाराज बचपन के बहुत गहरे मित्र थे और वे शिवाजी महाराज के सेनापति भी थे। मुगल अपना किले पर अधिकार जमाना चाहता था और इसी बीच मुगल और मराठाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ और सिंहगढ़ का किला शिवाजी महाराज के अधीन हो गया और मुगल युद्ध में पराजित हुए। जैसे किला मराठाओं के हाथ आया, वैसे ही शिवाजी महाराज ने उच्च आवाज में कहा, मराठी भाषा में कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी गढ़ तो आ गया परंतु मेरा जो शेर शहीद हो गया। यानी सिंहगढ़ का किला तानाजी मालुसरे के बलिदान से प्राप्त मिला और इतिहास में देशवासियों के दिल में और यह प्रसिद्ध हुआ और जिसकी वजह से इस किले का नाम रखा गया सिंहगढ़। ओके, जो ताना मालुसरे थे वो क्या थे? वो सिंह की तरह दहाड़ते हुए और मुगलों का डटकर सामना किया था। ओके, तो बच्चों इसका भावार्थ फिर है क्या है? दो जगह बराबर, राणा ताना का कर घमंड, घमंड यानी अभिमान, कि हमारे देश में ऐसे महान योद्धा महाराणा प्रताप और ताना मालुसरे हैं। ऐसे लोगों का हमें क्या गुमान स्वाभिमान पर हमें नाच होना चाहिए। जो आज जगह स्मृतियाँ ने यादें बराबर। और फिर यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है ज्वलंत, जो जलता और चमकता हुआ। तो इसका जो इस पंक्ति का अनुवाद इस तरह से होगा कि इस पंक्ति का अनुवाद इस तरह से किया जा सकता है कि कवित्री कहना चाहते हैं कि युद्ध और वीरता की मिसाल बने बराबर हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किले जैसे स्थलों से आह्वान किया जाए और देश के गौरव महाराणा प्रताप, नाना साहेब आदि बराबर वीरों की ज्वलंत यादों को फिर से जगा दिया जाए ताकि देश के जो नौजवानों में अपने देश पर कुर्बान होने का नया जोश पैदा हो। आखिर वीरों का वसंत कैसा हो? क्या युद्ध भूमि में शहीद हो जाना ही उनका वसंत है? नहीं। इसलिए कवित्री अतीत में घटित युद्ध के कड़वे सच को बताते हुए वर्तमान में फिर से यह युद्ध न हो उसे रोकने की बात इस कविता के माध्यम से कवित्री ने अपना मत प्रकट किया है। ओके, फिर बच्चों फिर जो लास्ट पंक्ति यहाँ पर दिया गया है, लास्ट जो पंक्ति है कि लास्ट यहाँ पर जो है कि जो यहाँ पर है भूषण अथवा कवि चंद्र वर्ताई बराबर भूषण अथवा कवि चंद नहीं, सॉरी, बिजली भर दे वह छंद नहीं है, कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत वीरों का कैसा हो बसंत। तो यहाँ पर कवित्री ये कहना चाहती हैं कि भूषण क्या है? भूषण
उस समय के आदिकाल के रीतिकाल कवियों में से गिने जाते हैं। कवियों में कवि का नाम सर्व कोटि पर है भूषण का, कि कहा जाता है भूषण कवि मतीराम और चिंतामणि वे दोनों भाई थे, और एक दिन भाभी के ताने से भूषण ने घर छोड़ दिया और कई आश्रमों में रहे, और उसके बाद वो शिवाजी के आश्रम में अंतिम समय तक रहे। और भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रजभाषा में की, और सर्वप्रथम कवि हैं वो जिन्होंने ब्रजभाषा को वीर रस, यानी कि जो राजा लोग युद्ध में जाते थे उनको भुजाओं में फिर से काव्य गान करके वो जोश पैदा करते थे, बराबर, जिसे कहा गया वीर रस की कविता के लिए उन्होंने लिखा है। इनकी रचनाओं में जो अरबी, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं के शब्दों की भरमार है। और भूषण जी की रचना में जो कहते हैं कि छंद है, अलंकार है, दोहा है, सवैया आदि पाए जाते हैं। जबकि ऐसी आज जो रचनाएं जो हमें ऐसे आज ऐसी रचनाएं हमें बहुत कम पढ़ने को मिलती हैं। और दूसरे जो यहाँ पर कवि हैं, कवि चंद नहीं, बराबर। तो कवित्री कह रहे हैं कि चंद्रवरदाई का जन्म भी, मतलब कि जो बच्चों चंद्रवरदाई जो हैं वो हिंदी में आदिकाल के महान कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि वही आदिकाल के समय में, बराबर। और चंद्रवरदाई का जन्म भी लाहौर में हुआ था, और बाद में वे अजमेर से दिल्ली और हिंदू राजा पृथ्वीराज के सहयोगी और रहे, बराबर। और चंद्रवरदाई को ब्रजभाषा हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। चंद्रवरदाई और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ, और दोनों ने एक दिन ही संसार छोड़ा। और ये महाराजा पृथ्वीराज राज के कवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे। अन्य जहाँ जरूरत पड़ती थी वहाँ चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासों को हमेशा सलाह देते थे, और उनके साथ कहीं आना जाना या कोई भी बात विचार विमर्श जो भी करना होता था, पृथ्वीराज राजा जो थे वो चंद्रवरदाई से हमेशा सलाह मशवरा करते थे। और चंद्रवरदाई जो कवि व्याकरण, काव्य, साहित्य और पुराण, नाटक आदि अनेक विधों पर उनको क्या थे, अनेक विषयों के वो क्या ज्ञाता थे। ओके, तो फिर ये बता रहे हैं कि ये जो कवि जो थे भूषण और चंद्रवरदाई, इनके जैसे कवि आज नहीं है। वो जो कवि थे वो राजाओं के भुजाओं में क्या भर देते थे, बिजली भर देते थे, एक तरह का जोश भर देते थे कि जिससे राजा फिर से अगले दिन के लिए का युद्ध के लिए तैयार हो जाए। और फिर नेक्स्ट जो लाइन यहाँ पर दिया है, कलम बंधी बिजली भर दे छंद नहीं, बराबर। तो कह रहे हैं कवित्री यहाँ पर कि बिजली भर दे छंद नहीं, क्या आज ऐसी कविताएं नहीं है, आज जैसे छंद ने काव्य की रचना आज ऐसी नहीं हो रही हैं। क्यों? कलम बंधी सो छंद नहीं, बराबर। कि क्या हो रहा है कि लोगों को लिखने का अधिकार और स्वच्छंदा ने स्वतंत्रता, कि लोगों को अधिकार और स्वतंत्रता मिली हुई नहीं, उनकी कलम को, उनकी लिखावट को रोका जा रहा है। फिर हमें बतावे कौन हंता ने दुर्भाग्य, वीरों का कैसा हो वसंत। तो बच्चों इस काव्य की पंक्ति में कवित्री यह कहना चाहती हैं कि कवित्री ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहती हैं कि आज भूषण और चंद्रवरदाई जैसे कवि नहीं रहे जो छंद में जान डाल सके। आज कवियों की कलम स्वच्छंद नहीं, यानी जो चाहे वो लिख सकते नहीं है, बल्कि अंग्रेज शासकों की गुलाम है, इसलिए खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाते। फिर हमें कौन आकर बताए कि वीरों का कैसा हो वसंत। बच्चों आज आप लोग भी देखते हैं कि जो सच्चाई है, सच्चाई सामने उभर करके नहीं आती है, और झूठ को क्या किया जाता है, झूठ को बढ़ावा दिया जाता है, और उसी की तरफ कवित्री ने अपनी आवाज़ उठाई।
आई है। बराबर बच्चों, यहाँ पर ही हमारे काव्य की चर्चा समाप्त हुई। वीरों का कैसा हो वसंत, और जो हमें कोर्स दिया गया था, मतलब कुछ हमारे चैप्टर जो मतलब कि कैंसिल किए गए थे और जो रखा गया है वो सब कंप्लीट हो गए हैं। बराबर, और जो कैंसिल किया गया है उसके बाद मैं उसकी चर्चा भी आपको वीडियो बनाकर भेज दूँगी। और इस काव्य के शब्दार्थ और प्रश्नों की चर्चा आगे करेंगे। शब्दार्थ में आपको लिखकर भेजूँगी, उससे अपनी नोट में लिख डालिए। ओके, थैंक यू।